अगर लौटा सको टूटा विश्वास लौटा दो, बादल बनो धरा की प्यास बुझा दो। मजबूर हो तुम सच्चा प्यार नहीं दे सकते, मजबूर हो तुम सच्चा प्यार नहीं दे सकते, झूठा ही सही प्यार का एहसास तो करा दो। नमस्कार, मैं आयुष केसरी मौजूद हूँ सजेशन के चौथे एपिसोड में। हर सजेशन में एक नई पर्सनालिटी को आपके बीच लाते हैं, एक नई सजेशन और संदेश के साथ, ताकि देश हमारा आगे बढ़ता रहे और हम देश के लिए कुछ ना कुछ थोड़ा या सही करते रहें। आज ऐसे ही पर्सनालिटी हमारे बीच मौजूद हैं। आज हमारे बीच मौजूद हैं फादर जॉसन जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है सेशन के चौथे एपिसोड में। फादर जॉसन की स्टोरी बहुत निराली है, बहुत कुछ इन्होंने अपनी ज़िंदगी में किया है और बहुत कुछ अभी भी प्लान कर रहे हैं आप करने के लिए। फादर जॉसन केरला से बिलोंग करते हैं। इनकी बेसिक स्टडीज़ वाराणसी से हुई है, इलाहाबाद से डिस्टेंस लर्निंग से ग्रेजुएशन किया है। आप एज ए प्रेस्ट काम कर रहे हैं और एक बहुत बहुत अच्छा प्रोजेक्ट चला रहे हैं मदर्स में, मैरीज मील्स पे वर्क कर रहे हैं। सर आप मैं आपकी पहले बेसिक नीड्स मतलब बेसिक एजुकेशन की बात करूँ, वाराणसी क्यों आए हैं आप? मैं अपना 10वीं तक केरल में पढ़ाई की। उसके बाद मैं अपने इलाके में देखा तो उधर के केरल में पढ़ाई का जो आंकड़े हैं तो अच्छे होते हैं, तो मैं सोची कि उत्तर भारत में जाकर सेवा क्यों ना करूं। अच्छा, तो मैं सोची कि उत्तर भारत के एक प्रकार का सांस्कृतिक और राजनीतिक नहीं लेकिन धार्मिक राजधानी तो बनारस है, काशी है। इसलिए मैं सोचा काशी में आऊँ और काशी से पढ़ाई करूँ, क्योंकि हमारे इलाके से ही श्री शंकराचार्य ने काफी सदियों पहले काशी आए थे। हाँ, केरल के साउथ इंडियन लोग बहुत काशी को इम्पोर्टेंस देते हैं। तो ये आपको 10th में ही एहसास हो गया कि सेवा करने के लिए नॉर्थ ईस्ट जाना है, नॉर्थ इंडिया जाना है। सेवा वाली भावना कहाँ से आई आपके मन में? वैसे तो मैं तो आपने इंट्रोड्यूस किया, मैं तो एक ईसाई हूँ और हमारे धर्म में सेवा का भावना को, सेवा भाव को बहुत बहुत देते हैं। और इतना तक कि हम लोग बोलते हैं जो क्रूस का जो चिन्ह है उसका जो हॉरिजॉन्टल है वो सेवा की जो वो सोच है। आई हैड माय बेसिक स्कूलिंग इन केरला। उसके बाद मैं सोचा कि लोगों के लिए सेवा करूं और हमारे धर्म के अनुसार सेवा देना, सेवा करने का महत्वपूर्ण बात होती है। इसलिए मैं सोचा कि विशेष करके दूसरे बच्चों को भी, जैसे मैं 10वीं तक पढ़ाई की और मैं अखबार में पढ़ता था कि उत्तर भारत में पढ़ाई की और चांसेस है बच्चों के लिए, तो मैं सोचा कि मैं एक पुरोहित बनूं और बच्चों को पढ़ाई के लिए मदद दूं। लेकिन उस वक्त मेरा पहला सोच था एक वकील बनने का, तो मैं सोचा कि ठीक है, हो सकता है पुरोहित बनने के बाद भी वकील बन सकते हैं। तो मैंने इन बातों को मन में रखते हुए, मेरे माता पिता से आशीर्वाद लेते हुए मैं बनारस आए और उधर मैंने पढ़ाई की। तो क्या आपके जब आपने ये निर्णय लिया कि आप प्रेस्ट बनेंगे और इसी चीज़ को आगे अपनाएंगे अपने भविष्य के लिए, तो क्या आपके माता पिता ने इस चीज़ के लिए आपको इजाज़त तुरंत दे दी? नहीं, तुरंत तो नहीं दिया। वे लोग बोले कि प्रीस्ट बनना अच्छी बात है लेकिन आप केरल में ही बनो। लेकिन मैं सोचे केरल में तो काफ़ी फादर्स है, प्रीस्ट है और काफ़ी काम हो रहा है, लेकिन उत्तर भारत में चाहे कानूनी नजरिए से हो या एजुकेशन लिया कि आप प्रीस्ट की भूमिका में रहेंगे और इसको भविष्य में अपनाने वाले हैं, क्या आपके माता पिता ने इस चीज़ के लिए आपको मना नहीं किया? प्रीस्ट बनने के लिए मतलब उतना इतराज नहीं था, लेकिन वो नहीं चाहते थे कि मैं उत्तर भारत जाऊँ। अच्छा, उत्तर भारत क्योंकि दूर है, मैं सबसे छोटा लड़का हूँ और हमारी परंपरा के अनुसार सबसे छोटा लड़का माँ बाप को देखभाल करते हैं। तो एक थोड़ा सा झटका तो था, लेकिन एक फादर बनना, लोगों की सेवा करना अच्छी बात है। तो आखिरी में वो लोग मेरे लिए हाँ बताए। ब्रेड की स्थापना कैसे हुई और क्या मोटिव का गोल है इसका अभी तक? जैसे मैंने एक फादर था और काम करते थे, तो मैं रेगुलर एलएलबी किया कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी हरियाणा से। उसके बाद एलएलबी करने के बाद मैं तुरंत दिल्ली में हाई कोर्ट में एक सीनियर वकील के अंडर मैंने काम करना शुरू किया। मेरा
मेंबरशिप ले लिया बार काउंसिल ऑफ दिल्ली में, और मैंने प्रैक्टिस करना शुरू किया। लेकिन मुझे उतना संतुष्टि नहीं आई, क्योंकि उधर जो आ रहे हैं गरीब लोग नहीं हैं, अमीर लोग हैं। तो मैंने अपने अधिकारियों से परमिशन लेते हुए मैं सोनीपत बार एसोसिएशन ज्वाइन किया, और उधर मैंने 3 साल अगेन एज ए जूनियर लॉयर मैंने उधर काम किया। तो उस वक्त मैं एक बार मुरादाबाद में एक कानूनी शिविर करने के लिए गया था। उस शिविर के बीच में मैं औरतों से पूछा, जो भाषण मैं दे रहा था वो हिंदू दहेज प्रथा के अंतर्गत की जितनी बातें होती हैं, तो औरतों ने बताया कि हम पढ़े लिखे नहीं हैं। तो मैंने पूछा, आपके बच्चे पढ़े लिखे हैं क्या? बोला कि बहुत कम औरतों के बच्चे पढ़ते हैं। तो मैं पूछा क्यों? तो बोला कि गरीबी की वजह से हम लोग को भेज नहीं पा रहे हैं, कुछ बच्चे काम करते हैं। तब से मैं सोचा, मैं ये कानूनी वकालत करने से क्या फायदा, उससे अच्छा है कि बच्चों की पढ़ाई के लिए कुछ करूं। तब से मैंने ये 2002 से मेरे मन में था। तुरंत मैंने काफ़ी लोगों से बातचीत की, इधर उधर मैंने जांच पड़ताल किया। तो मैंने एक फ्रेंड से मिला, वो विदेश में है। उसने बोला, मैं आपको मदद करूंगा, बच्चों को खाना दे दो स्कूल के परिवेश में, तब जरूर बच्चे आएंगे। तो हमने शुरू किया, उसका नाम है मेरीज मील्स। अब ये बता भी लगे थे 2008 में उसकी स्थापना हुई, अब 2016 आ गया है। तो क्या अचीवमेंट और क्या आपने स्ट्रगल देखा है इस चीज़ को कंप्लीट पूरी लाइफ में, 8 साल के दौर में आपने? या मेरीज मील्स शुरू किए हैं हमने 2004 से, लेकिन उसका एक सुचारू रूप से, संगठित रूप से उसका पंजीकरण किया है 2008 में। 2008 के पहले से हम चालू कर रहे हैं, दूसरे एक एनजीओ के निहित अंडर कर रहे थे। तो मैं ये देख रहा हूँ कि एक बहुत अचीवमेंट नहीं बोल नहीं सकता, क्योंकि मैं अचीवमेंट और जो पैरामीटर्स होता है सक्सेस, उसमें विश्वास नहीं करता हूँ। लेकिन मुझे एक फुलफिलमेंट है अपने अंतर्गत में, एक अच्छा फीलिंग महसूस हो रहा है कि काफी बच्चे स्कूल आने लगे हैं। जहाँ जहाँ हम लोग भोजन देते हैं, जो सरकारी स्थापना इंस्टीट्यूशन नहीं है, दूसरी संस्थाओं में जो गैर संस्कारी हैं, तो क्योंकि सरकार तो देती है अपने स्कूलों में, गैर सरकारी स्कूल जहाँ हम लोग देने लगे, तो बच्चों की नामांकन उसमें काफी बढ़ोतरी हुई। तो हमें बहुत अच्छा लगा, नामांकन बहुत हो गया है। मतलब एक्चुअली जो मैरी मिल्स हैं वो काफी सक्सेसफुल, नहीं मतलब बच्चों को खाना मिलने से वे लोग आने लगे। और दूसरी बात है कि एक बात बताऊं, बिहार में जब हम लोग भभुआ डिस्ट्रिक्ट, जगह का नाम है दुर्गावती, वो मोहनिया के पास है, जब हम लोगों ने उधर शुरू किया था, तो उधर के काफी बड़े मतलब जात के बच्चे, भूमिहार के बच्चे नहीं आ रहे थे, ब्राह्मण के बच्चे खाना नहीं खा रहे थे, खाना नहीं चाहते हैं। लेकिन अभी भी हम उधर चला रहे हैं। उधर कुल मिलाकर जब हमने शुरू किया था 300 बच्चे थे, लेकिन सिर्फ आधा स्कूल के आधा बच्चे ही खाना खाते थे, क्योंकि वो क्या बोले, ऊंच नीच का सोच की वजह से बच्चों में उतना भेदभाव नहीं था। लेकिन माँ बाप बोलते उधर मत बैठना, उन बच्चों के साथ मत बैठना। लेकिन अभी मैं गया था दुर्गावती में, अभी मैं देख रहा हूँ जो वो छुआछूत होता है, ऊंच नीच के जो सोच होता है, बिल्कुल खत्म हो गई। और 640 बच्चे एक साथ इकट्ठा बैठकर खाना खा रहे हैं। तो भारत के परिवेश में ये सिर्फ भोजन देना की बात ही नहीं है, एक प्रकार की जो हमारे जो सोच विचार है उसको भी मिटाने की बात है। मतलब बहुत बड़ी बात है, और ये तो मानसिकता भी बदल रही है लोगों को, आप इस चीज को लेकर के उस चीज की भाषा नहीं है। भारत में कौन कौन सी एरियाज में आप लोग काम कर रहे हैं? हम लोग जैसे सामाजिक वैज्ञानिक लोग बोलते हैं बीमारू स्टेट्स होता है, मध्य प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और उड़ीसा, ये राज्यों में मुख्य रूप से हम लोग बच्चों को भोजन देते हैं मेरीज मील्स के नाम पर, जो एक इंटरनेशनल प्रोग्राम है जो अन्य देशों में भी देते हैं, हमारे बच्चों को भी देते हैं। हम ये मेरीज मील्स ब्रेड यानी बोर्ड फॉर रिसर्च एजुकेशन एंड डेवलपमेंट नाम एनजीओ के थ्रू हम कर रहे हैं। और जो बच्चे खाना मिल रहे हैं, पढ़ने के लिए तैयार है, और एक कदम आगे बढ़कर उन बच्चों को हम लोग पढ़ने का जो सामग्री होता है, किताबें,
और उनके लिए बैग्स, शूज, बाइसिकल और छतरी, ये सब चीजें मदर्स केयर नामक अन्य कार्यक्रम के जरिए हम उन बच्चों तक पहुंचाते हैं। बहुत तारीफ़ काबिल है इस तरीके से आप काम कर रहे हैं। कितने बच्चे हैं जो अभी आपके इस प्रोजेक्ट के अंडर हैं? हमारे ब्रेड के अंतर्गत हम लोग कुल मिलाकर 22,000 के आसपास बच्चों को हम देखभाल करते हैं। उनमें से 20,000 बच्चे रोज स्कूल के परिवेश में, पढ़ाई की परिवेश में खाना मिलते हैं। बाकी बच्चों को हम लोग मदर्स केयर के अंतर्गत हम लोग उनको पढ़ने की सामग्री देते हैं। 22,000 बहुत बहुत बड़ा नंबर है। अब बहुत सारे बच्चों का भविष्य बदल रहा है मुझे लगता है, और बदलने की कागाज पे होगा। क्या आपको मोटिवेट करता है इन बच्चों के लिए काम करने के लिए? मैं ये चाहता हूँ कि जब तक मेरे परिवार को खुद को देखता हूँ, जब मेरा दादाजी का पापा उतना पढ़े लिखे नहीं थे, तो मेरे दादाजी को भेजते थे पढ़ने के लिए, तो वो कुछ पढ़े, मेरे पापा उससे थोड़ा अच्छा पढ़े, और मैं मेरे पापा से ज्यादा पढ़े, और जो मेरे भतीजे हैं मुझसे भी अच्छे हैं पढ़ाई में। तो मैं देखता हूँ जैसे मेरे परिवार में एक साइकिल ऑफ डेवलपमेंट होता है, ये हर परिवार के लिए लागू है। तो जब परिवार में लोग पढ़े लिखे होते हैं, देश का भविष्य भी उज्जवल हो जाता है। बस यही मेरा कामना है, ये मेरा सोच है। अगर मैं आपसे पूछूं धर्म की परिभाषा क्या है आपके लिए, तो क्या बोलेंगे? घर की परिभाषा, धर्म की परिभाषा, धर्म की परिभाषा इंसानियत और सेवा भाव। सेवा भाव होना चाहिए। जो धर्म सेवा का जो सोच है वो चिंगारी नहीं है तो धर्म नहीं है। और ये मैं ईसाई हूँ, लेकिन हमारे ये संस्था में बहुत कम ईसाई लोग हमारी जो सेवा से लाभान्वित हुए हैं, गैर ईसाई लोग ज्यादा लाभान्वित हैं। ये हमारे लिए एक पॉजिटिव सकारात्मक सोच के रूप में हम लोग मानते हैं, क्योंकि सबको सेवा मिलना चाहिए, ये अक्रॉस ऑल सेक्शंस ऑफ सोसाइटी। फादर सर जॉसन, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने समय निकाला अपने बिजी शेड्यूल से हम लोगों से बात करने के लिए। फादर जॉसन जिस तरीके से काम कर रहे हैं, 22,000 बच्चे आसान नहीं है। आप एक बच्चे को मील खिलाने की बात कीजिए, एक रोटी को आप काम में लग जाएंगे। 22,000 बच्चों को खाना खिलाना बहुत तारीफ़ काबिल है। हम लोग भी कुछ ना कुछ ऐसा कर सकते हैं, इनकी लाइफ इंस्पायर करेगी बहुत लोगों को, आप भी इंस्पायर हो सकते हैं। उम्मीद करता हूँ फादर जॉसन ने जो बातें आपको बोली हैं वो आपके लिए प्रेरणा स्रोत होंगी। नए सजेशन के एपिसोड में नई पर्सनालिटी, एक नई सजेशन और एक नई संदेश को लेकर हाजिर होंगे। तब तक के लिए मुझे, मेरी टीम को और फादर जॉसन को